और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण का दावा किया है। इस हाइड्रोजन बम को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से दागा जा सकता है। जापान के पीएम शिंजो आबे ने कहा है कि दुनिया इसे कतई मंजूर नहीं कर सकता। आपको बता दें, हाइड्रोजन बम से परमाणु बम से भी ज्यादा तबाही मच सकती है। ऐसे में अगर ये दावा सही हुआ तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है ये हाइड्रोजन बम। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट। हाइड्रोजन बम से परमाणु बम से भी ज्यादा तबाही मच सकती है। ऐसे में अगर ये दावा सही हुआ तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है ये हाइड्रोजन बम। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने किम जो पर कम से कम 1000 से ज्यादा प्रोग्राम इंडिया न्यूज पर बनाए हैं। और इंडिया न्यूज ने लगातार किम जो के बारे में बताया है कि ये कितना सनकी तानाशाह है, ये किस तरह का तानाशाह है। अब रवि, कुछ और बताइए इस तानाशाह के बारे में। क्यों अमेरिका को डर लगता है, क्यों दुनिया को डरना चाहिए, किस तरह के फैसले लेता है और किस आधार पर लेता है? जी दीपक जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये एक करीब 60-70 साल पुरानी एक गुस्सा है जो कि दबा हुआ है किम जोंग उन या नॉर्थ कोरिया के दिल में। दरअसल 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, जापान जब हार गया था परमाणु बम के बाद, तो उसका पहले कब्जा हुआ करता था कोरिया पर। कोरिया पहले एक देश हुआ करता था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 1945 के बाद बने, जब नॉर्थ के हिस्से पर चाइना ने कब्जा किया और साउथ के हिस्से पर अमेरिका ने कब्जा किया। यानी कुल मिलाकर नॉर्थ कोरिया की दुनिया जो है वो 4 देशों के बीच में घूमती है। जापान जिसका पहले कब्जा हुआ करता था कोरिया पर, साउथ कोरिया जो कि इससे कटकर अलग हुआ, चीन जिसने उसे जिंदगी दी, एक नया देश बनने दिया, और अमेरिका जिसने साउथ कोरिया को उससे अलग करने का काम किया। तो उसके ये गुस्सा जो है वो लगातार बना हुआ है तभी से, और चाहे वो उसके दादा रहे हो किम जोंग उन के, चाहे उसके पिता रहे हो, लगातार ये गुस्सा बना हुआ है। रही बात किम जोंग उन के दिमाग की, तो किम जोंग उन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सनकी का तमगा दिया गया है, उसे सनकी का खिताब दिया गया है, क्योंकि वो अपने फैसले अजीबोगरीब करता है। अगर वो कोई यात्रा करता है तो बाकायदा ट्रेन में जाता है, प्लेन में उड़ने से उसे डर लगता है, उसे लगता है कि उसकी हत्या हो सकती है, लिहाजा वो पूरी ट्रेन के अंदर अपना सारा साजो सामान लेकर चलता है। अगर उसे किसी पर शक हो जाए तो वो उसे आर्टिलरी गन से उड़वा देता है, तोप के सामने रखकर उड़वा देता है, भूखे कुत्तों के सामने रखकर उसको खिलवा देता है। इस तरह के तमाम फैसले उसने लिए हैं। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 4 महीने पहले उसने अपने भाई को, जो कि सौतेला भाई था उसका कत्ल करवाया उसने सिंगापुर में, और बाकायदा उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उंगली उठी थी कि ये किम जोंग उन का ही काम है। किम जोंग उन ने हालांकि इस पर कोई सफाई नहीं दी, और ये सफाई न देना साबित करता है कि ये काम उसी का था। तो जिस तरह से उसने एक एक कर अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने रिश्तेदारों को निपटाया है, उससे भी पता लगता है कि उसके इरादे कितने खौफनाक है और वो कितना सनकी मिजाज का शख्स है। लगातार इस तरह की हरकतें वो करता आया है। उसने परमाणु बम का परीक्षण किया, उसके बाद उसने जो है हाइड्रोजन बम का परीक्षण तो इससे पहले भी किया उसने जनवरी के करीब। इसके बाद अभी वो परमाणु बम का एक और परीक्षण कर चुका है, जिससे कि उसने पहले हाइड्रोजन बम के परीक्षण को 10 गुना ज्यादा मजबूत बना दिया, ज्यादा ताकतवर बना दिया। इसके अलावा उसके पास ICBM है जो कि उसने पिछले महीने लॉन्च की है। और दीपक की सबसे बड़ी बात यह है कि बम होना एक बात होती है, बम को लॉन्च करने की क्षमता, बम फेंकने की क्षमता दूसरी बात होती है। इस पागल शख्स के पास दोनों क्षमताएं मौजूद हैं, और इसीलिए दुनिया के लिए ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और सबसे खतरनाक खबर है, और एक तरह से कहें तो खतरे की घंटी है। ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे खतरनाक खबर है। आपने कहा कि बम को ऐसे लॉन्च किया नहीं जा सकता, उसके लिए मिसाइल भी चाहिए होती है। तो इसकी जो मिसाइलें हैं वो कहां तक रेंज करती है? क्या अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और भारत जैसे कॉन्टिनेंट्स तक इसकी मिसाइलें पहुंच सकती है? देखिए, भारत जैसे देश तक जी भारत तो पूरी तरह से उसकी रेंज में। हालांकि भारत के साथ कोई लेना देना नॉर्थ कोरिया का है नहीं, ना हम उनके साथ व्यापार करते हैं, ना हमारा उनके साथ कोई बहुत रिश्ता है। लेकिन ये सच है कि इनके ICBM की क्षमता इनके क्लेम के मुताबिक, नॉर्थ कोरिया के क्लेम के मुताबिक 3000 किलोमीटर है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपना आखिरी क्लेम किया था पिछले महीने, उसमें कहा था कि अमेरिका के कुछ शहरों को, जिसमें वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क भी शामिल थे, इनको भी टारगेट करने की क्षमता
बताई गई थी। अगर अब आप खुद इसका तस्वीर कीजिए कि अगर नॉर्थ कोरिया न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन पर अपना मिसाइल डाल देता है, अटलांटा पर अपना मिसाइल डाल देता है, तो कितनी बड़ी तबाही होगी, कितना बड़ा कोहराम मच जाएगा। जापान पूरी तरह से इसकी रेंज में है, क्योंकि वैसे भी नॉर्मल मिसाइल्स भी टेस्ट कर रहा था, लगातार जापान के पास सी में गिर रही थी जाकर उनके, और जो आखिरी मिसाइल जो उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो डाली थी ICBM, वो तो जापान को पार करके उसके बाद समुद्र में गिरी थी। यानी जापान तो पूरी तरह से इसी रेंज में है। और अब अगर वही मिसाइल, वही इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अगर हाइड्रोजन बम के पेलोड के साथ, अगर वॉरहेड के साथ जाती है और अगर इनमें से किसी भी जगह को अपना निशाना बनाती है, तो वर्ल्ड वॉर तो दीपक जी पूरी तरह से तय दिखाई देती है। वर्ल्ड वॉर तय दिखाई देती है। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आपसे जानना चाहूंगा कि ये महज संयोग है या एक जिसको कहें कोइंसिडेंस कि आज ही जापान के पूर्व निर्धारित दौरे पर जा रहे हैं रक्षा मंत्री, और आज जापान इतना क्रूशियल हो जाता है क्योंकि इमीडिएट तकलीफ जापान को है, और जापान और नॉर्थ कोरिया की खुन्नस कितनी पुरानी है अभी रवि हमको बता चुके हैं। देखिए, निश्चित तौर पर दीपक जी, ना सिर्फ ये जापान को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कई देशों को प्रभावित करेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार इन चीजों का परीक्षण करता है। हम सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता दें कि जब भी हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब की, तो वो क्या है आखिरकार, क्योंकि हमने 1945 में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, तो हमने देखा कि एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था, जिसके प्रभाव आज भी हिरोशिमा, नागासाकी या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आज भी उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, उसके प्रभावों को समझा जाता है कि कितने उसके गलत प्रभाव पड़े थे। और ये हाइड्रोजन बम उससे कहीं ज्यादा गुना कह सकते हैं कि ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा तबाही मचा सकता है। यानी अगर इसका इस्तेमाल किसी भी तानाशाह ने या अपनी बेवकूफी से या फिर अपनी गलती से इस्तेमाल किया, तो उसका प्रभाव ना सिर्फ उस जगह पर, उस देश में, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। और लगातार जापान, पहली बार नहीं है कि जापान को इस चीज से, क्योंकि अभी पीछे भी जब एक मिसाइल का परीक्षण नॉर्थ कोरिया ने किया था, तो जापान के एरिया में यानी उसके वाटर टेरिटरी के अंदर आके गिरा था, और इस बात को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ जापान ने बल्कि यूएस ने भी उठाया था। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने उसके उलट एक बार फिर आज बता रहे हैं कि सुबह के करीब जो है इसका टेस्ट किया, और इसके मैग्नीट्यूड यानी जो इसका प्रभाव पड़ता है वो इसके मैग्नीट्यूड से यानी उसके आसपास के एरिया से प्रभाव ये देखा गया कि ये 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली। बिल्कुल। यानी अगर ऐसी चीजें जो है अगर कोई देश अपने पास रख लेता है या फिर इकट्ठा करता है, तो ये सीधे तौर पर अगर ये देखा जाए तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो यानी ना सिर्फ जापान के लिए, यूएस के लिए, बल्कि दूसरे देशों के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। सुमित, आखिरी सवाल मेरा इससे ही जुड़ा हुआ, तो है भी जुड़ा हुआ और नहीं भी जुड़ा हुआ है। ऐसे हालात में जब दुनिया के हालात इस तरीके के हों, भारत को डोकलाम जैसे विवाद को झेलना पड़े, आपको क्या रक्षा मंत्रालय से ये जानकारी मिल पाई है कि वहां पर कोई फुल टाइम मंत्री रहेगा, अरुण जेटली जी की जगह कोई नया आदमी आ सकता है? क्या ऐसी सुगबुगाहट रक्षा मंत्रालय में इस वक्त है? देखिए, अभी तक सभी लोगों को पोर्टफोलियो का इंतजार है, लेकिन कयास जो है या फिर जो दीपक जी जो चीजें बताई जा रही हैं वो यही, क्योंकि रक्षा मंत्री के तौर पर अभी अरुण जेटली ही लगातार इस पर काम कर रहे हैं, और अभी जो उनका जापान दौरा था उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। तो इससे कहीं ना कहीं आप ये रिलेट कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि अभी तक अगर उसकी चीजों में बदलाव नहीं किया गया अरुण जेटली जी की, तो निश्चित तौर पर वही डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर 2 दिन के जापान दौरे पर जाएंगे, जो बायलैटरल टॉक्स है इंडिया और जापान के बीच में। तो ये कुछ चीजों को लेकर समझा जा रहा है कि अरुण जेटली, क्योंकि लगातार जब मनोहर पर्रिकर के जाने के बाद ही एक ऐसे शख्स की जरूरत लगातार डिफेंस मिनिस्ट्री में पड़ रही थी जो ना सिर्फ अकाउंट्स यानी जो फाइनेंशियल चीजों को समझ सके, बल्कि बायलैटरल टॉक्स या फिर ऐसी डिफेंस की सेंसिटिव इश्यूज को भी हैंडल कर सके। तो यही वजह है कि अरुण जेटली का नाम लगभग समझा जा रहा है कि वही होंगे, क्योंकि वही कार्यभार देखते आए हैं। तो क्योंकि मनोहर पर्रिकर से भी पहले वही डिफेंस मिनिस्टर थे, तो यही माना जा रहा है कि वही जो पहली चॉइस हो सकते हैं सरकार के। अरुण जेटली पहली चॉइस हो सकते हैं, जैसा कि अनुज जी कह रहे थे, अरुण जेटली जी ही बने रहेंगे रक्षा मंत्री, यानी फुल टाइम रक्षा मंत्री और फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर दोनों अरुण जेटली रह सकते हैं, ऐसी संभावना है। हम सिर्फ ये कयास लगा रहे थे कि अगर फुल टाइम रक्षा मंत्री बनता है तो कौन बन जाएगा, लेकिन फिलहाल वो जा रहे हैं जापान के दौरे पर और एक ऐसे क्रूशियल समय